वेब स्टोरेज क्या है? वेब स्टोरेज क्लाइंट साइड डेटा स्टोर करने का तरीका है और ये ब्राउजर में सेव होता है, सर्वर पे नहीं जाता ये चीज। और इसके दो टाइप्स होते हैं, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। लोकल स्टोरेज का डेटा हम बिना एक्सपायरी के स्टोर होता है और वो परमानेंट रहता है जब तक हम डिलीट नहीं करते। लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है, सेशन स्टोरेज में इसका डेटा केवल उसका टैब, जब तक हम टैब क्लोज नहीं करते तब तब तक उसका डेटा रहता है। जैसे टैब बंद कर दिया, डेटा खत्म। इसका यूज केस क्या होता है कि हम फॉर्म का ड्राफ्ट सेव करने के लिए इसका यूज होता है। लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में फर्क क्या है? अब आपको यहाँ समझना होगा कि कुकीज का डेटा स्टोरेज करने का स्टोरेज है 4 KB एंड इसको एक्सपायरी डेट हम सेट कर सकते हैं और ये डेटा सर्वर पे जाता है हर रिक्वेस्ट के बाद। और इसको उसका यूज कैसे कि हम ऑथेंटिकेशन ट्रैकिंग के लिए इसका यूज करते हैं। लोकल स्टोरेज का क्या होता है, हम 5 से 10 MB तक इसका डेटा स्टोर कर सकते हैं और ये डेटा ब्राउजर पे से होता है, ना कि सर्वर पे। एंड ये डेटा परमानेंट रहता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। एंड इसका यूज होता है कि प्रेफरेंस होता है कि डेटा कैशिंग करना, उसका प्रेफरेंस देखना। जैसे कि हम मोस्टली तुम्हारा लॉगिन इन्फॉर्मेशन होगा, तुम्हारा लॉगिन इन्फॉर्मेशन टाइप थी। और सेशन स्टोरेज क्या होता है, 5 MB और उससे कम तक उसका डेटा शो करते हैं। उसको हम बस सेशन जब तक चालू तब तक उसका स्टोर रहता है और ये सर्वर को सेंड नहीं होता एंड ये टेम्पररी ऐसा बोल सकते हैं। लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज ये फास्ट होते हैं और ये सर्वर को डेटा नहीं भेजता, उनका डेटा ब्राउजर पे सेव होता है। लोकल स्टोरेज का परमानेंट, सेशन स्टोरेज का टेम्पररी एंड कुकीज का होता है कि तुम सर्वर पे डेटा भेजते हो और इसके तुम एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हो की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट और ग्रेसफुल डिग्रेडेशन क्या है? प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट एंड ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, तो हम इसको ऐसे बताएंगे कि पहले बेसिक प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट लाइक पहले बेसिक वर्जन बनाओ जो भी सभी ब्राउजर पे काम करे, फिर मॉडर्न फीचर ऐड करो। मतलब पहले बेसिक बनाओ और बाद में मॉडर्न जो भी फीचर है उसमें ऐड करो। और ग्रेसफुल डिग्रेडेशन क्या होता है, पहले मॉडर्न बनाओ फिर पुराने ब्राउजर के लिए फॉलो बैक दो। मतलब एग्जांपल कैसे बोलेंगे, हम पुराने ब्राउजर के लिए हम वीडियो का फॉलो बैक टेक्स्ट देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML5 में जियो लोकेशन एपीआई क्या है? HTML5 में जियो लोकेशन एपीआई क्या होती है? यूजर की करंट लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पता करने के लिए हम इसका यूज करते हैं जियो लोकेशन एपीआई। मतलब जब हम लोकेशन यूज करते हैं, लोकेशन यूजर का लोकेशन लेने के लिए, तो हम उसके लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड का एड्रेस लेते हैं। तो मोस्टली हम इसका मोस्टली यूज करते हैं कि मैप्स, डिलीवरी ट्रैकिंग एप्स, वेदर एप्स, इसके लिए हम उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई क्या होता है और इसका उपयोग कैसा किया जाता है? HTML में एलिमेंट को ड्रैग करके दूसरे स्थान पर ड्रॉप करने की सुविधा देता है। मतलब तुम अगर स्पेसिफिक तुम्हारे पास डेटा है और तुमको स्पेसिफिक ड्रैग करके दूसरी जगह मूव करना होता है, तो हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम ऑन ड्रॉप, ऑन ड्रैग ओवर इवेंट्स ये हैंडल करते हैं। उसके इवेंट्स एक्चुअली ऑन ड्रॉप, ऑन ड्रैग ओवर। और इसका यूज कैसे होता है कि फाइल यूज अपलोड करने के लिए, रीऑर्डर लिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब वर्कर क्या होते हैं? वेब वर्कर क्या होते हैं? जैसे कि जावास्क्रिप्ट में सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, यानी फ्रंट में चालू रहता है, वो ब्लॉकिंग काइंड ऑफ थिंग्स होती है। अगर हमको चीजें ब्लॉक नहीं करनी और हमको एग्जीक्यूशन चालू रहना है, रेंडरिंग चालू रहना है, तो हमको बैकएंड में कुछ क्या बोलते हैं उसको, बैकग्राउंड में कुछ चीजें चालू रखनी चाहिए। इसके लिए वेब वर्कर यूज करते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड थ्रेड जो मेन यूआई थ्रेड को ब्लॉक किए बिना हेवी टास्क चलाते हैं। अगर तुम्हारे कंपोनेंट में कुछ हेवी टास्क है एंड तुमको ये उसका एग्जीक्यूशन चालू रखना है, तो हम उसको बैकग्राउंड में चलाने के लिए वेब वर्कर का यूज करते हैं। जैसे कि लार्ज कैलकुलेशन, डाटा प्रोसेसिंग, यूआई रिस्पॉन्सिव रहता है। इसका मेन बेनिफिट क्या है, ये यूआई ब्लॉक नहीं करता। इसकी वजह से हम यूआई कंटिन्यू चालू रहता है, दिखता रहता है, ब्लॉक नहीं होता, स्टक नहीं होता, क्योंकि ये बैकग्राउंड में वर्क करता है फॉर द हेवी टास्क पर्पस। अब हम क्वेश्चन देखेंगे HTML में कैनवास क्या होता है? HTML में कैनवास एलिमेंट क्या होता है? ये एक ड्राइंग सरफेस है जहां हम जावास्क्रिप्ट के द्वारा 2D 3D ग्राफिक्स बना सकते हैं। आई रिपीट, एक ड्राइंग सरफेस है इन जावास्क्रिप्ट, इसका यूज करके हम 2D 3D ग्राफिक्स बना सकते हैं। इसका यूज मोस्टली गेम्स, चार्ट्स, इमेज एडिटिंग के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि एसवीजी और कैनवास में फर्क क्या है? ऑलमोस्ट दोनों सेम है, लेकिन उसका एक मेन डिफरेंस आता है कि उसका जो स्केलेबिलिटी होता है उसमें मेन डिफरेंस है। कैनवास में क्या होता है कि एक लाइक ये पिक्सल में काम कर रहा है। जैसे तुम जूम करोगे तो तुम्हारी इमेज का रिजोल्यूशन होगा और क्लैरिटी भी फट जाएगी, मतलब पिक्सल ब्रेक होते चलते। ऑन द अदर हैंड एसवीजी के लिए ये चीज होती नहीं है। एसवीजी के लिए तुम कितना भी जूम करो, कुछ भी करो, ये चीज इसका क्वालिटी खराब नहीं होता, मतलब एक चीज ब्लर नहीं होती, तुम वो क्वालिटी लूज नहीं करता। और एसवीजी एक इंडिविजुअल एलिमेंट होता है डॉम में, और कैनवास एक सिंगल बिट मैप होता है।
इसका यूज होता है कि एसवीजी हम मोस्टली आइकॉन्स डायग्राम्स के यूज करते हैं और कैनवास का यूज होता है गेम्स और एनिमेशन में। अभी एचटीएमएल में माइक्रो डेटा और schema.org क्या होता है? एचटीएमएल में माइक्रो डेटा और schema.org क्या होता है? माइक्रो डेटा स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप है जो सर्च इंजन को पेज कंटेंट समझने के लिए मदद करता है। मतलब माइक्रो डेटा क्या करता है, जो भी स्ट्रक्चर का डेटा है वो सर्च इंजन को डेटा और कंटेंट समझने के लिए हेल्प करता है। उसका फायदा हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है मोस्टली। अभी एचटीएमएल दो टैग होते हैं, डिटेल्स और समरी। ये क्या होता है? इनका मोस्टली यूज होता है कोलेप्सिबल कंटेंट बनाने के लिए। जैसे कि हम हमारे पेज में कभी कभी होता है फैक्ट्स, रीड मोर, ऐसे कुछ सेक्शन होते हैं और हम उसको छोड़ देते हैं कि आगे डॉट डॉट लिख देते और आगे कुछ नहीं होता। जब उसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हारा पूरा डेटा कोलैप्स हो जाएगा और तुमको पूरा डेटा पूरा पेजेस कंटेंट दिख जाएगा। तो इसकी वजह से हम डिटेल्स और समरी ये टैग यूज करते हैं। और पिक्चर टैग और स्कैरसाइट एट्रीब्यूट्स का क्या उपयोग है? मतलब हम जब पिक्चर एक टैग लेंगे उसके हम अंदर सोर्स इमेज चीजें देंगे और सोर्स में हम स्कैरसाइट नाम का एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो इसका यूज होता है कि रिस्पॉन्सिव इमेज के लिए मल्टी इमेजेस सोर्स डिफाइन करते हैं। रिस्पॉन्सिव इमेजेस के लिए मल्टीपल इमेज सोर्स डिफाइन करते हैं, इसका यूज उसके लिए होता है। और हम उसको शॉर्ट में बताएंगे कि डिफरेंट स्क्रीन साइजेस या डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज इमेजेस। मतलब अगर तुम्हारे पास तुमने एक इमेज उसमें डाल दी है और तुमको मल्टीपल डिफरेंट डिवाइस की स्क्रीन पे उनको दिखाना है और तुमको रिस्पॉन्सिव चाहिए और विद क्वालिटी, सो यू हैव टू यूज दैट पिक्चर एट्रीब्यूट, पिक्चर टैग एंड स्कैरसाइट एट्रीब्यूट फॉर द मल्टीपल इमेज पर्पस। प्रोग्रेस और मीटर टैग में क्या फर्क होता है? प्रोग्रेस और मीटर टैग में क्या फर्क होता है? प्रोग्रेस एक टास्क प्रोग्रेस दिखाने के लिए होता है और इसका फाइल अपलोड प्रोग्रेस होता है। मतलब तुम अगर कुछ चीजें फाइल अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो, तो तुमको दिखाई देता है कि कितना % डाउनलोड हुआ है, कितना % अपलोड हुआ है। तो ये प्रोग्रेस दिखाने के लिए हम प्रोग्रेस टैग का यूज करते हैं। और मीटर का क्या होता है कि ये मेजरेबल वैल्यू है। मतलब एक काइंड ऑफ हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल टैग। तो ये मेजरेबल होता है, जैसे कि सीपीयू यूसेज, टेस्ट स्कोर, या दैट्स इट। और प्रोग्रेस में हम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं और मीटर हमारा चालू रहता है परसेंटेज वाइज। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के लिए एचटीएमएल में कौन से टैग जरूर होते हैं? रिपीट, एचटीएमएल में अगर तुमको वेब पेज रिस्पॉन्सिव बनाना है तो कौन से टैग इंपॉर्टेंट होते हैं? तो उसमें एक जो पहला मेटा टैग है उसमें हम नेम करके एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू व्यू पर देते हैं। उसके बाद कंटेंट नाम का एट्रीब्यूट है उसमें हम विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ ये देते हैं कि वो क्या होता है इसमें ना, जो हर एक कंटेंट अपने डिवाइस के स्क्रीन के साइज से उसको रिस्पॉन्सिव करता है और उसको इनिशियल स्केल भी दी जाती है 1.0। और पिक्चर, स्कैरसाइट, हेडर, मेन, फुटर, दे आर सिमेंटिक टैग एंड दे आर पर्पसली यूज्ड टू रिस्पॉन्सिव एंड SEO पर्पस। मेटा क्वेरी इज आल्सो यूज्ड फॉर CSS टू मेक अ वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। मतलब इसका क्या होता है कि वेबसाइट सभी डिवाइस में पर सही दिखे, मोबाइल हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, ऑल द थिंग्स शुड बी गुड फॉर दैट UI। एचटीएमएल में डिफर असिंक स्क्रिप्ट क्या लोड होती है? लोडिंग क्या होती है? मतलब हम जब एचटीएमएल में डिफर लेते हैं और असिंक भी, तो उसमें उसका यूज क्या होता है और वो कैसे स्क्रिप्ट लोड करती है? जब हम असिंक यूज करते हैं ना तब एग्जीक्यूशन टाइम डाउनलोड होते ही एग्जीक्यूट होता है। आई रिपीट, जब तुम असिंक यूज करोगे तब तुम्हारी जो स्क्रिप्ट है डाउनलोड होती ही एग्जीक्यूट कर जाती है और उसका ऑर्डर रैंडम हो जाता है। लेकिन जब भी तुम डिफर यूज करोगे तो एचटीएमएल पूरा पहले पार्सिंग होगा उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। आई रिपीट, जब तुम डिफर यूज करोगे पहले एचटीएमएल पार्सिंग होगा उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा और इसका ऑर्डर का हर बार सीक्वेंशियल होता है। जब आप मतलब बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि जब हम शुड बी यूज डिफर, क्योंकि मल्टीपल स्क्रिप्ट होते हैं तो डिफर का यूज वो प्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ लोड होता है। मतलब पहले तुम्हारी एचटीएमएल तुम्हारी लोड होगी, पार्सिंग होगी, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा, मतलब वो सीक्वेंशियल होगा, रैंडम नहीं होगा। कोरस क्या होता है? एचटीएमएल में कोरस क्या होता है? ब्राउजर सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो डिफाइन करता है कि कौन सा डोमेन दूसरे डोमेन से डेटा फेच कर सकता है। देखो एक बार मैं और बताता हूँ। ब्राउजर सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो डिफाइन करता है कि कौन सा डोमेन दूसरे डोमेन से डाटा फेच कर सकता है। मतलब ब्राउजर का एक स्पेशल सिक्योरिटी एक मैकेनिज्म होता है और वो फिक्स करता है कि कौन सा डोमेन दूसरे डोमेन से डेटा फेच कर सकता है। मतलब वो काइंड ऑफ बताता है कि हु हैव अथॉरिटी टू फेच डेटा फ्रॉम अदर डोमेन। एंड इसका क्या होता है? यूज पर्पस की एपीआई कॉल, फ्रंट एंड टू बैक एंड ऐसा होता है और कंट्रोल बाय सर्वर, हेडर, एक्सेस कंट्रोल, ऑल ओरिजिन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर HTML5 ऑफलाइन एप्लीकेशन कैशे क्या था और क्यों हटाया गया? क्वेश्चन ऐसा है कि HTML ऑफलाइन एप्लीकेशन क्या था, कैशे क्या था?
HTML ऑफलाइन एप्लीकेशन कैशे क्या था और क्यों हटाया गया। तो हम देखेंगे कि HTML5 में ऑफलाइन वेब एप्स के लिए एप्लीकेशन कैशे था। तो इसका प्रॉब्लम क्या था कि हार्ड टू कंट्रोल अपडेट्स एंड सिक्योरिटी इशू था, इसके लिए वो हटाया गया एंड उसको रिप्लेस किया गया सर्विस वर्कर्स में मॉडर्न कैशिंग PWA सपोर्ट। मतलब क्या होता कि जब ये था ना तब उसको अपडेट करने का टफ था और इसको बहुत अच्छी तरह से रिप्लेस किया गया सर्विस वर्कर से, क्योंकि सर्विस वर्कर क्या करते हैं, तुम्हारा बैकग्राउंड में जो थ्रेड चलता है और तुम्हारा UI ब्लॉक ना करके भी पीछे हेवी टास्क वर्क करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। वेब कंपोनेंट, HTML वेब कंपोनेंट 3 टाइप्स कौन से? पहला कस्टम एलिमेंट्स होता है जो अपने खुद के HTML टैग बनने के लिए यूज होता है। शैडो डॉम में चीज होती है इनकैप्सुलेट स्टाइलिंग और स्ट्रक्चर, और HTML टेम्पलेट्स होते हैं रियूजेबल मार्कअप डिफाइन करता है, मतलब ये सबका रियूजेबल कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज होता है एंगुलर पर्पस आई कैन से। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वीडियो इज दैट HTML सिक्योरिटी के लिए कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है। HTML सिक्योरिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है? तो हम देखेंगे कि जैसे अवॉइड इनलाइन JS एंड CSS दैट कैन बी XSS रिस्क, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, मतलब हैकर्स कैन बी हैक योर can be enter in your HTML. So don't use JS and CSS inline. And second one is use content security policy CSP. Third one is escape user inputs like open tag codes HTTPS, and last one is security purpose होता है ये वाला। Use always validate your form inputs client plus server. Avoid exposing sensitive data in HTML attributes. तो एक मेन टिप है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्ट प्रिवेंशन हमेशा मेंशन करें। दैट्स इट, थैंक यू।